मैं इस वक्त उत्तरी इजराइल में हूँ। ये नाहिरिया का इलाका है और इस वक्त मैं एक क्रेटर में बैठा हूँ। क्रेटर दरअसल क्या होता है, जब भी कोई मिसाइल या रॉकेट का हमला होता है उसके बाद जो गड्ढा बन जाता है उसे कहते हैं क्रेटर। ये आमतौर पर तो उल्का पिंडों से बनता था, लेकिन अब इंसानी युद्ध की वजह से भी इसी तरह के गड्ढे बन जाते हैं। मैं इस वक्त एक नागरिक इलाके में हूँ जहाँ बीती शाम को एक बड़ा हमला हुआ। 3 सप्ताह हो चुके हैं, ईद बीत चुकी है और ईद के बीतने के बाद लगातार हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये वो क्रेटर है और आप देखिए कि आसपास यहाँ आग लगी थी, लेकिन अब आग बुझा ली गई है और चारों तरफ आपको सिर्फ मलबा और जो टूटे हुए हिस्से हैं वही नजर आ जाएंगे। दरअसल यहीं पर ही मिसाइल का हमला हुआ था। तो सोचिए कि ये वो जगह है जहाँ आम लोग रहते थे और यहाँ तो हमें एक किताब भी नज़र आ रही है, एक बुक भी नज़र आ रही है, यानी यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते होंगे। लेकिन जंग की विभीषिका क्या होती है वो देख लीजिए। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई घरों को इसी तरीके से नुकसान हुआ है। देखिए किस तरीके से जो पेड़ है, सिर्फ इंसानी नहीं, पेड़ भी जल करके खाक हो चुके हैं। ये त्रासदी है युद्ध की, ये हालात है वॉर जोन के, जहाँ पर एक नहीं बल्कि कई घरों के ऊपर हमला किया गया नाहिरिया में। और देखिए यहाँ पर लोगों के कपड़े हैं, यानी जब ये हमला हुआ तब लोग यहीं पर ही मौजूद होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 20 सेकंड का टाइम मिलता है। 20 सेकंड के अंदर ही मिसाइल या रॉकेट हिट कर जाता है और ज़बरदस्त धमाका होता है। लिहाजा लोगों के पास समय बहुत कम होता है, तो जो जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति से वो भागता हुआ नजर आया। चारों तरफ केवल तबाही है। सोचिए कोई शायद ब्रश कर रहा होगा, क्योंकि शाम का समय था, ब्रश छोड़ करके वो भाग गया। और देखिए किस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो बॉम्ब शेल्टर टाइप बनता था, वो पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पूरी तरह से जल चुके हैं और ये कल शाम किया गया था, यानी अब से लगभग 12 घंटे पहले। और अंदर देखिए कि सिर्फ टूटे हुए तार और तारों के अलावा जो मलबा है वही नजर आएगा। तो नाहिरिया से राहुल डबास की रिपोर्ट। सीधी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू वर्क जो है वो लगातार चल रहा है। आप देखें कि कई जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड मशीनें, उनसे लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। और जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर ये पूरा जो कोल्ड स्टोरेज हादसा हुआ, जिस तरह से भारी मलबा यहाँ पर जमा है, उसको हटाने के लिए एक पोकलैंड मशीन है और करीब 8 जो है जेसीबी मशीन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस पीएससी की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि रात का समय हो चुका है तो लाइट की व्यवस्था के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर ये काम आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से भारी भीड़ भी यहाँ पर जमा है, उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे तो युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन आमतौर पर कम देखने को मिलता है। और ऐसा अनुमान है कि रात भर में यहाँ से ये मलबा पूरा हटा लिया जाएगा। पोकलैंड मशीन, स्पेशली पोकलैंड मशीन को लाया गया है जो किसी बड़ी बिल्डिंग के या बड़े इलाके को साफ़ करने, उसका मलबा हटाने, उसके डिमोलिशन के काम आती है। तो पोकलैंड मशीन की मदद के लिए करीब 8 जेसीबी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है ताकि कोई इस मलबे में दबा ना रहे, कोई इस बात की कोई आशंका न रहे कि कोई मलबे के अंदर हो सकता है। इस लिहाज से यहाँ पर युद्ध स्तर पर यह पूरा ऑपरेशन जारी है। करीब 1 दर्जन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जो घायल अवस्था में यहाँ से हटाए गए हैं। कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, करीब 4 लोगों की मौत जो है हो चुकी है और कि कुछ लोग इस मलबे में हो सकते हैं और उसी के लिए ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से पश्चिमी एशिया के बिगड़े हालात और भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। अपने लंबे चौड़े बयान में प्रधानमंत्री ने देश के सामने पूरी जानकारी रखी और उन्होंने बताया कि भारत निपटने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है और भारत की स्थिति इस वक्त क्या है। क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था, मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं,
क्यों सिर्फ विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने ही बयान दिया? तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान देकर सबको संतुष्ट करने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में 3 दिनों तक चली मैराथन बैठक के बाद 6 में से 5 क्षेत्रों के अधिकतर जिलों की जो कार्यकारिणी है बीजेपी ने घोषित कर दी है। अब सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र की जो कार्यकारिणी है वो घोषित होनी बाकी है और माना जा रहा है कि इसको लेकर भी जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि पंकज चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली जा चुके हैं और माना जा रहा है कि जैसे ही वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे उसके बाद गोरखपुर क्षेत्र की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद गोरखपुर क्षेत्र की जो तमाम इकाइयां हैं जिलों की, उन इकाइयों को बीजेपी घोषित कर देगी। देखा जाए तो ये वही इकाइयां हैं जो पूरा चुनाव का जिम्मा संभालती हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं जिला इकाइयों पर होती है और यही वजह है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिला इकाइयों का गठन किया है। चूंकि ये संभावित है कि इसके गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे मोर्चों और प्रकोष्ठों में बदलाव करेगी, क्योंकि तमाम ऐसे मोर्चे हैं, चाहे हम अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा हो गया, इनमें भी बदलाव पिछले काफ़ी समय से लंबित है। तो जिला इकाइयों के गठन के बाद अब मोर्चों और प्रकोष्ठों में बदलाव होगा। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से संगठन के पुनर्गठन में लगी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में जाएगी और उसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। जो नई टीम बन रही है, इसी नई टीम पर पूरी जिम्मेदारी होगी चुनाव संचालन की और चुनाव जिताने की। और इस टीम में जो भी लोग शामिल किए जा रहे हैं, दरअसल काफ़ी परखकर और जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन के प्रति वो कितना समर्पण का भाव रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम तैयार कर रही है। तो कह सकते हैं कि चूंकि 6 क्षेत्र बीजेपी के हैं सांगठनिक दृष्टि से, जिसमें से 6 में से जो 5 क्षेत्र हैं उसमें से जो अधिकतर जिले हैं उनकी टीम घोषित हो चुकी है। अब सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र की जो टीमें हैं उनकी घोषणा बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। दुलार चंद यादव हत्या मामले में पिछले 4 महीने से जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज रिहा हुए। पटना हाई कोर्ट ने उनको शुक्रवार को बेल दिया था और कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद वो अभी बेऊर जेल से पहुंचे हैं अपने आवास पर। आप देख सकते हैं कि ये है अनंत सिंह का सरकारी आवास, जहां पर उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में उनके स्वागत में खड़े हैं और पटाखेबाजी हो रही है। जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर के खुश हैं कि 4 महीने के बाद जो उनके नेता हैं वो जमानत पर छूट करके बाहर आए हैं। हालांकि अनंत सिंह यहाँ पहुँचे हैं अपने समर्थकों के बीच, वो भी बहुत खुश नज़र आए और वो सबों का अभिवादन भी किए। जब पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो उन्होंने अभी मना कर दिया है कि अभी जो स्थिति है कि मैं कुछ बात कर सकूँ। लेकिन जो नज़ारा है वो नज़ारा आप देख करके एहसास कर सकते हैं कि अनंत सिंह की लोकप्रियता अपने समर्थकों में कैसी है। हालांकि लोग उन्हें बाहुबली विधायक कहते हैं, मोकामा क्षेत्र में उनका एक साम्राज्य चलता है, लेकिन लोगों के बीच जो लोकप्रियता है वो इसी से दर्शाता है कि हज़ारों की संख्या में
सुबह से ही लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने जो नेता हैं अनंत सिंह को देखने के लिए। हालांकि अनंत सिंह अभी अंदर गए हैं, अभी रिलैक्स कर रहे हैं वो, अभी कुछ बोलने से इनकार किए हैं। लेकिन अगर कल का जो शेड्यूल है वो मोकामा जाएंगे, अपने समर्थकों के बीच अपने गांव में रहेंगे। लेकिन ये जो नज़ारा है वो नज़ारा अगले कुछ घंटों तक ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब कार्यकर्ता पटाखों के साथ, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किए हैं। और ये बताता है कि अनंत सिंह की लोकप्रियता अपने समर्थकों के बीच में कैसी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, पटना। देश में एलपीजी की किल्लत है और ख़ास तौर पर कॉमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा के एक पीजी में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये कोयले के बोरे यहाँ पर लगाए गए हैं, स्टॉक किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गैस को लेकर लोगों का कहना है कि ब्लैक में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, कालाबाजारी की जा रही है, तो उसके बाद गैस सिलेंडर ना मिलने की सूरत में ये कोयले को अब इस्तेमाल किया जा रहा है पीजी और जो गेस्ट हाउस हैं उनके अंदर खाना बनाने को लेकर, क्योंकि तमाम स्टूडेंट, तमाम नौकरी पेशा करने वाले लोग पीजी या गेस्ट हाउस में रहते हैं अपने कामकाज के दौरान, और उन लोगों को खाना देना भी पीजी की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा खाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो तो अब कोयले पर पूरे जो किचन है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। जो ओपन एरिया है पीजी या उनके, वहाँ पर ओपन किचन बनाया गया है। किचन की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ ये यहाँ पर अस्थायी चूल्हा बनाया गया है ईंटों से, और उसके बाद कोयले से तमाम जो खाने का सामान है वो बनाने की यहाँ पर कवायद तो पिछले काफ़ी दिनों से की जा रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों से इस तरीके की शिकायत है कि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो अब कोयले पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। पीजी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कब से आप लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं? करीब 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए कोयले पे खाना बन रहा है। एलपीजी मिल नहीं रही है, जिसका स्टार्टिंग में फेसिंग में बहुत दिक्कत हुई कि एक दिन चलो मिल गया गैस सिलेंडर, दूसरे दिन मिल गया, फिर धीरे धीरे मिलना ही मुश्किल हो गया। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में बैक साइड में किचन बनवाया, वहाँ पर दिक्कत आने लगी। फिर अब ओपन में बना रहे हैं किचन में, जो दिक्कत बहुत आ रही है। सुबह के टाइम में बहुत दिक्कत हो रही है, कोयला जलने में टाइम लगता है, लकड़ी से जलाना पड़ता है। सुबह किचन वाले भी जो पहले 5 बजे जगते थे अभी 4 बजे जगना पड़ता है सुबह, और काम डबल बन गया, डबल काम करना पड़ रहा है। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पे मेरे पे टोटल 400 बच्चों का खाना बनता है वैसे तो, और इस वाली पीजी में 55 गेस्ट रहते हैं। सर पहले तो सर काफ़ी मतलब थोड़ा समय कम लगता था, अब तो सर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो सर ये सुबह 4 बजे स्टार्ट करते हैं तो सर 12-1 बज जाता है दोपहर को भी, फिर वही 1-8 घंटे सो लो, फिर वही 3 बजे से फिर स्टार्ट शुरू मतलब कर देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। मार्केट में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो ढाबा संचालक हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं और कॉमर्शियल सिलेंडर उनको चाहिए होता है। अब जब पीछे से कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में कोयले और लकड़ी की डिमांड बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के डासना गेट रमते राम रोड पर, जहां पर कोयले और लकड़ी की दुकान आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद हैं। एक के बाद एक कई दुकानें यहां पर मौजूद हैं जहां पर कोयला बेचा जाता है, लकड़ी बेची जाती है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, अगर पीछे से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो कोयले के दाम कितने हैं और क्या जो डिमांड पहले कोयले की थी और लकड़ी की थी उसमें कितना इजाफा यहाँ देखने को मिला है। आइए बात कर लेते हैं। सर मैं चाहूँगा एक बार आप बात करें खड़े होकर। क्या नाम है आपका? मनीष कटारिया। मनीष जी, अब जब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं पीछे से तो बहुत से ढाबे, रेस्टोरेंट, तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं भट्टियाँ जो हैं उन पर काम चल रहा है, उन पर सारी तरह से डिपेंड हो गए पूरी तरह से लोग। तो कितनी डिमांड बढ़ चुकी है कोयले की और लकड़ी की? हाँ सर, डिमांड तो पहले से बढ़ी है। हाँ। पर एक्चुअली क्या है भाई, कुछ लोग मतलब महंगा सिलेंडर भी खरीद रहे हैं भाई, जो अच्छे पैसे दे सकते हैं। जो बेचारे मिडिल क्लास हैं वो लकड़ी ले जा रहे हैं। कोयला क्या रेट है? जो भट्टी वाला कोयला अच्छा कोयला है क्वालिटी में, और जो मोटे होते हैं ये जो लगाए जाते हैं भट्टी में, इनका क्या रेट चल रहा है? कोयला सर जो मतलब पहले चल रहा था उससे 1-2 रुपये की तेज़ी आई है। क्या रेट रहा है सर? बाकी 30 भी है, 35 भी है, 40 भी है और मतलब 25 भी है। जैसा क्वालिटी होते हैं उसी प्रकार से रेट हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाज़ियाबाद।
प्रयागराज के संगम तट के किनारे त्रिवेणी रोड पर, त्रिवेणी बांध पर रहने वाले ज्ञानचंद जी के यहाँ एक अजीबोगरीब घटना बीती रात घटी है। वो यहाँ पर आप देखें तो ये एक लकड़ी की टाल है, ये लकड़ी की टाल चलाते हैं और यहीं पर ये झुग्गी जैसा उनका घर है, इसी में वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन बीती रात कुछ चोर उनके घर में दाखिल हुए और उनके घर से, आप देखें, आपको अंदर लेके चलते हैं, उनके घर से यहाँ से जो भरा हुआ गैस का सिलेंडर था वो चोरी करके चले गए। और अभी देखिए आप यहाँ पर अगर आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये चूल्हा नज़र आएगा, चूल्हा खाली बचा है, सिलेंडर चोर लेकर के चले गए हैं। और अब चूल्हे पर नौबत ये हो गई है, चूँकि सिलेंडर गायब हो चुका है, चूल्हे पर खाना बन रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चोर आए थे यहाँ पर कीमती सामान चोरी करने, सोना चांदी कुछ उनको मिल जाता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भरा हुआ सिलेंडर यहाँ पर रखा है तो वो सिलेंडर लेकर के यहाँ से गायब हो चुके हैं। ज्ञानचंद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज्ञानचंद जी, कैसे ये पूरी घटना घटी आपके घर? ये सो गए थे और सोने के बाद ये खुला था, अब झोपड़ी तो है ही है, और ढका दुआ तो उसको खोला, उसने खोल करके निकाल करके और चूल्हा नहीं ले गया, सिलेंडर लेके चला गया। 2 दिन पहले उस सिलेंडर को हम लगाए थे। 2 दिन पहले ही भराया था आप? हाँ, 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले उसको भरा रखा था, उसको लगाने के बाद वो लेके चला गया। जब सवेरे उठे तो देखे तो सिलेंडर नहीं। ये परेशानी हुई सबसे बड़ी। ऐसे समय में जब सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं है, उनको सिलेंडर चोरी हो जाना खल गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर में एक शख्स को डॉक्टर का नंबर ऑनलाइन ढूंढना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने उसके खाते से 11,44,000 रुपए उड़ा दिए। इस मामले में तकरीबन 1 साल बाद FIR दर्ज हुई है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल तकरीबन 1 साल पहले कौशलपुरी के रहने वाले विष्णु मोहन ठक्कर ने सनातन धर्मार्थ चिकित्सालय में दिखाने के लिए नंबर डायल किया था। उनका नंबर नहीं मिला, इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन नंबर की खोज की और ऑनलाइन मिले नंबर पर जब उन्होंने कॉल किया तब उन्हें बताया गया कि वे 5 रुपए का टोकन कटवा लें। 5 रुपए के टोकन के लिए उन्होंने ऑनलाइन भुगतान किया और थोड़ी ही देर में उनके 2 खातों से 11,44,000 रुपए उड़ा दिए गए। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत बैंक और थाने में की, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तकरीबन 1 साल बाद इस मामले में अब FIR दर्ज की गई है। वीडियो जनता से फनकाश, एम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।